नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलेंगे रमेश जी लोहिया से कि जो अग्रवाल युवा मंच चूरू राजस्थान के फाउंडर प्रेसिडेंट है। आगे और भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में रमेश जी। सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, राजस्थान के बारे में बताएं। राजस्थान में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी वहाँ की लाइफ कैसी थी गाँव की? बड़ी अच्छी लाइफ थी। मैं राजस्थान चूरू से बिलोंग करता हूँ। मेरी मातृभूमि है, वहीं से मैंने शिक्षा ली है। लोहिया कॉलेज चूरू राजस्थान हमारे पूर्वजों की बनाई हुई है। वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में व्यापार से जुड़ा। व्यापार के साथ साथ में मेरी रुचि हमेशा ही सामाजिक कार्य में रही। जब मैं बचपन से ही हमने एक युवा टीम बनाई अपनी, और उसका फाउंडर प्रेसिडेंट इसीलिए कि पहला प्रेसिडेंट मैं बना, और हमने अग्रवाल समाज में बड़ी रुचि लेके काम किया। उसी समय जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, प्रदीप जी मित्तल, हमारे जो अग्रवाल सम्मेलन के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी हमने बुलाया। मैं राष्ट्र से जुड़ा, अग्रवाल समाज से। दिन प्रतिदिन हमारी रुचि उस सामाजिक कार्य के अंदर उसके साथ में बढ़ती रही। काम राजस्थान में भी हमारे पास में खूब था करने के लिए, और काफ़ी हमने प्रोग्रेसिव वर्क किए। लेकिन इच्छा थी कि एक स्कोप लिमिटेशन से कि राजस्थान में काम करने के लिए हम लोग ऐसे एक एनवायरनमेंट में काम करना चाहता था। मैंने उसके लिए अलग अलग स्टेट में जाके भी देखा, लेकिन सूरत भी हमारे जो काफ़ी रिश्तेदार यहाँ पे पहले से थे, तो मुझे सूरत आने का भी सौभाग्य मिला। सूरत आके मैंने देखा कि यहाँ का जो कल्चर है, ये शहर में शहर, गांव में गांव, यहाँ लोगों में सोशल लाइफ बहुत अच्छी थी। लोगों की धार्मिक भावना, गुजराती कल्चर को हमने ऐसे देखा कि जैसे जस्ट लाइक ए मारवाड़ी कल्चर। उन लोगों में व्यापार सिर्फ मतलब क्या है कि एक यहाँ पे क्राइम नहीं, और दैट बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। पावर, बिजली, सड़कें, रोड, साधन शहरों की तरह उपलब्ध है, और लोगों में प्यार गाँव की तरह है। तो इतनी पूरे इंडिया का मैंने भ्रमण करने के बाद में मैंने ये सिलेक्ट किया कि मुझे सूरत शहर रहना है। ये शहर जो है वो रहने के लायक है, और मुझे इतना आत्मविश्वास था कि मैं किसी भी शहर में जाऊंगा तो व्यापार तो मैं मेरा अच्छी तरीके से हर कहीं भी सेटअप कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस चीज़ का मुझे यहाँ पे फ़ायदा भी हुआ, व्यापार बहुत अच्छा हुआ, और उसके साथ में यहाँ पे सोशल लाइफ में हमें गाँव की कमी महसूस नहीं हुई। इवन मैं आज अगर बात करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हमारी जितनी रिश्तेदारी है, जितने हमारे गांव के पहचान के लोग हैं, वो शायद आज हम गांव जाएं तो हमारे को उतने लोग नहीं मिलते जितने हमें यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ आने के बाद में समाज से हमेशा रुचि रही हुई थी। जैसे ही मैं व्यापार में आया, मैंने यहाँ पे 15 दिसंबर 1989 को मैं सूरत आया था। तो दैट मैंने मेरा टेक्सटाइल का व्यापार शुरू किया। यहाँ पे टेक्सटाइल का व्यापार शुरू करने के बाद में जिन मार्केटों में हम व्यापार करते थे, उनकी अपनी लोकल समस्याएं होती थी। उनके लिए हमने वहाँ पे एक एसोसिएशन फॉर्म किया। तो जैसे टेक्सटाइल टावर से मेरा व्यापार शुरू हुआ, तो टेक्सटाइल टावर की ट्रेडर्स की एसोसिएशन ही मैंने बनाई थी। हम लोगों ने मिलकर, कुछ व्यापारियों ने अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एसोसिएशंस बनाया। फिर जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, तो यहाँ के काफ़ी मार्केटों में हमने अलग अलग अपने ऑफिसेस बनाए। हरिओम मार्केट के अंदर भी मैंने अपना ड्रेस मटेरियल का मेरा व्यापार था, तो उसको बढ़ाने के लिए हरिओम मार्केट में ऑफिस किया। तो वहाँ के भी मार्केट में एसोसिएशन नहीं थी, व्यापारियों में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। मार्केट में देखे तो वहाँ पे लाइट के मीटर्स नहीं थे, लिफ्टें नहीं थी, कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं थी जो बिल्डर्स के द्वारा नहीं प्रोवाइड की गई थी। तो हम लोगों ने अपने आगे बढ़ के अपनी एक एसोसिएशन फॉर्म की। वहाँ का मैं चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब कुछ बना। 10-12 साल मैंने वहाँ पे काम किया। तो यहाँ के फेडरेशन लोगों से काफ़ी एक अपनत्व जैसी भावना के साथ में यहाँ काफ़ी लोगों से जुड़ना हो गया। उसी के साथ में समाज से इंटरेस्ट पहले से रहता था। व्यापार ईश्वर की कृपा रही है। राष्ट्र यहाँ पे जो हमारा अग्रवाल समाज था, और अखिल भारतीय लेवल पे जो अग्रवाल सम्मेलन हमारा था, उनका कुछ समय के साथ में जब मेरा सूरत आगमन था, उस समय उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट से उनकी दूरियां दूर करने के लिए मैं अग्रवाल सम्मेलन ऑल इंडिया के संपर्क में आया। उन लोगों को आपस में एक दूसरे में जो उनके मतभेद थे उनको दूर करके उनको एक साथ में एक कड़ी में जोड़ा। जोड़ने के बाद में मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से जुड़ गया। तो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने मुझे जवाबदारी दी अग्रवाल समाज के कुछ और संस्थाएं गठित करने की। हमने यहाँ पे सूरत जिला अग्रवाल सम्मेलन की मैंने स्थापना की, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने एक अग्रवाल सम्मेलन जो है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। मार्केटों में एसोसिएशन, काफ़ी मार्केटों में जो व्यापार रहा, व्यापार के साथ में हम लोग वहाँ की लोकल बॉडी से जुड़ना, और फिर हमने यहाँ पे एक स्वतंत्र फेडरेशन जो सूरत की टेक्सटाइल की काम नहीं कर रही थी, उस बॉडी को भी एक्टिव किया।
अग्रवाल सम्मेलन के जो हमारे पदाधिकारी थे वही वैश्य सम्मेलन के पदाधिकारी थे। प्रदीप जी मित्तल जो हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन में महामंत्री बने। रामदास जी उनके अध्यक्ष रहे अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के। उन्होंने मुझे गुजरात में वैश्य समाज की स्थापना करने को कहा कि गुजरात में आप वैश्य समाज को उठाएं और उनको काम करें। समाज में जो काम करने के लिए जो हमारी इच्छा शक्ति को देखते हुए उन लोगों ने कार्यभार मुझे दिया और ये मुझे सौभाग्य मिला। हमने गुजरात में वैश्य सम्मेलन की स्थापना की, गुजरात प्रदेश वैश्य महासम्मेलन, काफ़ी काम किया। यहाँ पे महिला इकाई बनाई, युवा इकाई बनाई, जो आज तक कंटिन्यू वर्क में है, प्रोग्रेस में है। उसके बाद में यहाँ पे सामाजिक तौर के ऊपर वैश्य सम्मेलन के बाद में अभी हाल ही में वैश्य समाज इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के नाम से एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, जो इंडिया का कहें या विश्व स्तर पे कहें, जो विश्व का सबसे बड़ा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना। तो अब हमें ये बताइए कि महाराजा अग्रसेन कंप्यूटर सेंटर के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बारे में बताइए। संस्था क्या करती है और किस तरह से लोग उसमें जुड़ते हैं? हमारी जो ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी एक्टिव है और पूरे भारतवर्ष को जोड़ के रखते हैं। समाज की उन्नति से ही देश की उन्नति है। पहले परिवार विकसित, समाज विकसित तो देश विकसित। तो हमने, मेरे दिमाग में एक जहन में बात थी, मैंने राष्ट्रीय परिषद में रखी ये बात। मैंने कहा कि अगर हमारे को समाज के लिए एक्टिव वर्क हम ऐसे करें जो लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाए, तो उनके लिए उन्होंने बोला क्या करना चाहिए। तो मैंने मेरे विचार रखे थे कि अपने कंप्यूटर एजुकेशंस जो हैं, उस समय के अंदर आज के 10-12 साल पहले कंप्यूटर एजुकेशंस का काफ़ी क्रेज थी, सुविधाएं बहुत कम थी। जो साधारण कोर्सेस हैं, बेसिक कंप्यूटर पढ़ना या डीटीपी डिजाइनिंग वगैरह का कोर्स करना या प्रोग्रामिंग वगैरह, वो इतने महंगे कोर्स थे कि एक 25,000 रुपये फीस ली जाती थी, यानी लूट का शॉट हो रही थी एक तरीके की। और जो हमारी बेसिक आवश्यकता थी, फंडामेंटल राइट्स से कि कंप्यूटर के बिना हमारी आज प्रोग्रेस जो है वो एक तरीके से हम असंभव कर सकते हैं। तो मैंने ये बीड़ा उठाया था कि हम लोग के कंप्यूटर एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वो प्रस्ताव वहाँ पे रखा और रख के उन्होंने पास किया और कंप्यूटर एजुकेशन कमेटी का मुझे ऑल इंडिया का चेयरमैन बनाया। हमने उसका हेड ऑफिस सूरत बनाते हुए हमने महाराजा अग्रसेन कंप्यूटर सेंटर यहाँ सूरत में स्थापना की और यहाँ पे तरह तरीके के उसमें कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए, 1-1 महीने के, 2-2 महीने के, 3-3 महीने के हमने कोर्सेज चलाए। कोर्सेज चलाने के अंदर उसमें इतने हमने लोगों का हमारे को प्रतिसाद मिला, बहुत लोगों ने उसे आवकारा और काफ़ी हमारे को उसमें सफलता मिली। लोगों के क्यू थे हमारी वहाँ पे, उसको हम फिर बढ़ाते गए। उनकी ब्रांचेज हमारे को हमने लगा कि इसकी काफ़ी आवश्यकताएं हैं और हो क्यों ना हो। आज हमने देखा कि एक बच्चा जब एजुकेशंस के अंदर कॉलेज में जाता है, 3-3 साल 5-5 साल कॉलेज के कोर्सेज करता है, उसके बाद के अंदर वो बोलता है मैं बेरोजगार हूँ, उसे 10 से 15 हज़ार रुपये महीने की सर्विसेज नहीं मिलती है, उसके लिए वो बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट एक्शन जाता है, वहाँ पे फॉर्म भरता है, बेरोजगारी की बातें करता है। और यहाँ पे हमने देखा कि कंप्यूटर के जो जानकार हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर रहे हैं, या सारा अकाउंटिंग सिस्टम का हो या डिजाइनिंग का हो, या सारा सेक्टर जो है वो कंप्यूटर के ऊपर आ गया है। आज कंप्यूटर के अंदर वही कंप्यूटर एजुकेशन में हम लोग बच्चे को 3 महीने का कोर्स करवाते हैं। और जैसे उदाहरण के दाखिले के तौर पे मैं एक टेली अकाउंटिंग कोर्स की बात करता हूँ, तो टेली हम 1 घंटा पर डे पढ़ाते हैं और उसको खाली 2 महीने हमारे को 60 दिन 1-1 घंटे आने, यानी 60 घंटे पढ़ाई करनी है। 60 घंटे पढ़ाई करने के बाद में अकाउंटेंट की सर्विस के लिए आज 15,000 रुपये महीने की उससे स्टार्टिंग जॉब मिल जाती है। और वो भी कंपनियों को सामने हमारे पास में रेज्यूमे, मेरे पास 500-550 कंपनियों के सामने से इंक्वायरीज थी कि आपके यहाँ से जो अकाउंटेंट निकलते हैं उनको आप हमारे को जॉब पे भेजिए। तो मेरे सामने लोगों की समस्या ये है कि उनको रोजगार मिले और मेरे सामने समस्या है कि मैं लोगों को रोजगार दूं कहाँ से। और हमारे जो कंप्यूटर सेंटर्स जो चलते थे वो पोस्ट एरिया में चलते थे, वहाँ के लोग जो वो कम करना पसंद करते थे। पर यहाँ पे हमारे थोड़ा सा एक मिडिल एरिया जो है, पर्वत पाटिया क्षेत्र के लोग मेरे पास में आए, उन्होंने बोला कि साहब जो सुविधाएं हैं इनकी ज़्यादा जरूरत हमारे को है, तो आप क्यों ना, मतलब क्या है कि इधर हमारे पास में ट्रायल कीजिए। इधर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आके सर्विस देना नहीं चाहते जहाँ पे उनकी जरूरत होती है। मैंने कहा जी मैं आपके साथ में हूँ। हमने पर्वत पाटिया गए और पर्वत पाटिया जाके एक जगह को हमने हायर किया और मैंने महाराजा अग्रसेन कंप्यूटर सेंटर वहाँ पे खोला और आज सक्सेसफुली चल रहा है। और उसके बाद में हमने उसके ISO सर्टिफाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे को सर्टिफाइड किया गया और उसके बाद में हमने उसका एक महाराजा अग्रसेन एजुकेशन ट्रस्ट बना दिया, ताकि ताज जिंदगी ये मतलब क्या है कि एकदम सफलतापूर्वक चलता रहे। और उसको हमने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सेंटर बना के उसका महाराजा अग्रसेन एजुकेशन ट्रस्ट बना दिया, जो सफलतापूर्वक आज चल रहा है। और उसकी एक लोकल बॉडी बना दी और उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली। उसी के अंदर आज वैभव कॉम्प्लेक्स बटा रोड के ऊपर उसका हेड ऑफिस बना दिया और बाकी इंडिया में हमारी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन चल रही है।
अभी हमने जो वैसे सम्मेलन की मैं बात कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर सामाजिक संगठनों के तौर पर अभी इंटरनेशनल वैसे फेडरेशन जो है वो एक बहुत बड़ा सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन बना है। और अभी हमारी उसकी स्थापना मीटिंग जो है होटल मैरियट जयपुर के अंदर हाल ही में 6-7 जुलाई को हुई थी, और उसी के अंदर हम लोगों ने बैठ के काफ़ी बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। 13 सूत्री 14 सूत्री हम कार्यक्रम लिए हैं। इन कार्यक्रमों में समाज के कल्याण के लिए हमारे को काफ़ी लोगों को जोड़ना, देश का विकास। अभी जस्ट एक मैं इसकी उत्तराखंड की आपदा की बात करूं तो अवर्णनीय है, उसके बारे में बात करना तो बहुत एक बड़ी बात होगी, लेकिन हमने उसके बारे में भी अपने मैरियट होटल्स पे जो हमारी मीटिंग्स थी उसके अंदर हमने उस मुद्दे को रखा। तो हमने सिर्फ 15 या 10 मिनट की चर्चा के अंदर ही हमने सिर्फ 10-15 मिनट की चर्चा के अंदर 5 करोड़ रुपए की हमने सहायता जो है वो इकट्ठी की। काफ़ी लोग बढ़ के सहयोग देने के लिए समाज में काफ़ी लोग, जो वैसे समाज हमेशा मतलब क्या, चाहे धर्मशाला हो, चाहे भवन हो, चाहे कोई आपदा में सहायता का विषय हो, हमेशा अग्रणीय रहा है। आज तक आपका इतिहास उठा के देखोगे तो उसके अंदर वैसे समाज अग्रणीय रहा है, और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोग आतुर थे सामने से अपने पैसे लिखाने के लिए, काम करने के लिए। तो ये समाज में, हमारे समाज में एक, मेरे को हमेशा कभी इन चीज़ों का साथ की कभी मुश्किल नहीं हुआ, और जैसे ही काम करने में इसमें हौसला और ताकत जो है वो यहाँ के लोगों का प्यार है, उन्होंने हमेशा दिया है, और ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसे ही काम करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो देश के अंदर जितने भी अपने समाज के जो व्यापार में हमारे वैसे समाज के लोग हैं, अपने व्यापार से जुड़े, अपने व्यापारिक काम करें, लेकिन अपनी जवाबदारी देश के प्रति और समाज के प्रति भी एक इंसान को होती है। सिर्फ एक व्यापार या व्यक्तिगत लेवल पे ही अपने आप को सीमित न रख के, और एक लोगों के लिए जो कहें कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, किसी और के लिए जिए तो उसे जीना कहते हैं। तो आज मैं सब लोगों से एक मैं यह संदेश देना चाहूंगा कि अपने से जो बन पड़े वो कुछ समाज के लिए भी करें और लोगों के लिए करें, देश के विकास में वो अपना योगदान दें। तो रमेश जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में एक मेरा बड़ा बेटा है जिसका नाम प्रशांत है। उसने बीटेक किया है NIT सूरत के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज है, उससे उसने बीटेक किया है। अभी उसने जीमेट किया है। जीमेट में उसने बहुत गुड स्कोर किया है, जो शायद गुजरात लेवल पे बहुत अच्छा है, और दैट वो अभी अमेरिका जाएगा MBA करने के लिए, अपने फर्दर स्टडीज के लिए। और उससे छोटी बेटी मेरी एक दिव्या लोहिया है, जिसने जयपुर के अंदर JV कॉलेज से BBA किया है। थर्ड मेरी बच्ची प्रियंका लोहिया है, जिसने मोदी स्कूल लक्ष्मणगढ़ से अभी जस्ट साइंस से अपना 12th पास किया है। अब वो जस्ट फर्दर स्टडी के लिए कॉलेज में जाएगी इस साल। तो मेरे 2 बच्चियां, एक मेरा लड़का। ओके, तो आप इतने बिजी रहते हैं, इतनी सामाजिक सेवाएं करते हैं और अपना बिजनेस नहीं संभालते हैं, तो फिर फैमिली को आप कब टाइम दे सकते हैं? मैं तो शुरू से ही मेरा ये काम रहा है कि पहले परिवार, फिर समाज और फिर राष्ट्र। सबसे इंसान को जब इंसाफ सबके साथ में होना चाहिए। मैंने मेरे परिवार को भरसक मतलब टाइम दिया है, लेकिन मैं कभी व्यापार के पीछे या पैसों के पीछे पागल होकर मैंने मेरी जिंदगी नहीं जी है। ठीक है, पैसे की जरूरत होती है, इंसान को जीना चाहिए, और ईश्वर की कृपा रही है। मैं कहता हूँ जो बिना मांगे मिलता है फिर मांगने की इतनी जरूरत नहीं होती। परिवार जो मेरा है उनको हमेशा प्राथमिकता रही है, और समाज के साथ में दोनों तीनों काम हो जाते हैं। जब हम समाज की मीटिंग में जाते हैं तब परिवार को अगर हमने साथ में रख लिया। अभी हमने जयपुर मैरियट में हमारी मीटिंग थी, मैं गया, मेरे परिवार को मैंने साथ में ले लिया। 2-3 दिन की हमारी आउटिंग हो गई, दैट हमारा वर्क भी हो गया। तो काम तो करने से सारे एडजस्टमेंट, तकलीफें तो होती है काम करने के लिए, लेकिन उनके लिए उन्हें अनदेखा कभी भी नहीं किया जा सकता है। परिवार भी उतना ही महत्व रखता है, समाज भी उतना ही रखता है। रुचि सब में इंसान की होनी चाहिए, और मेरी रुचि हमेशा रही है। तो सूरत आने के बाद आपको ऐसा कब लगा कि आपको अपने गांव में होना चाहिए, यहाँ से ज़्यादा अगर इस सिचुएशन में मैं वहाँ होता तो ज़्यादा बेटर होता? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं वहाँ होता तो ज़्यादा बेटर होता। मुझे ये लगा कि ये जितनी सुविधाएं यहाँ पे हैं उतनी सुविधाएं हमारे गांव में भी रहनी चाहिए। तो यहाँ जब भी यहाँ के जो हमारे राजस्थान के जो दिग्गज नेता है उनसे हमेशा मेरे को संपर्क में रहने का मेरे को मौका मिला है। जो वहाँ के गहलोत जी जो CM रहे हैं उनसे भी मैं मिला हूँ। वसुंधरा जी से भी मुझे काफ़ी टाइम, मतलब जो CM रही है तभी भी मुझे उनसे मिलने का काफ़ी मौका मिला है। और जब हम ऑल इंडिया लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को डील करते हैं तो उसमें CM और PM से तो हमारा वास्ता पड़ता ही रहता है, और कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ में भी रहने का हमारा वास्ता पड़ता है। मैंने उनको एक ही बात कही है कि जो चीज़ राजस्थान गुजरात के अंदर है, जो प्रवासी जो हो गए हम लोग राजस्थान से निकल के, आखिर क्यों?
हमारे को वहाँ पे जितने जो साधन चाहिए, आज सबसे पहले किसी भी व्यापार को डेवलप करने के लिए अगर बिजली की आवश्यकता होती है, तो बिजली को आज अगर हम विंड इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं, तो विंड इलेक्ट्रिक को कॉस्ट आती है करीब 180 ₹1.80 या ₹2 यूनिट का मतलब क्या है कि उसका उस कॉस्ट के ऊपर बिजली का उत्पादन हो जाता है। तो आज अगर सरकार उसके अंदर अपनी इच्छा शक्ति को दिखाए, और तो राजस्थान में भी हर जगह बिजली हो सकती है। ₹2 की बिजली और सरकार ₹6 में बेच रही है, फिर भी मेरा समझ में नहीं आती बिजली के प्रोडक्शन के पीछे वो अपनी इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाती है। गुजरात सरकार की इच्छा शक्ति है, हम ये चाहते हैं ये सुविधा अगर वहां पे भी हो, तो हमारा जो मूल वतन से जो लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है, जो जाना पड़ता है, वो लोग उनके साथ में नहीं जाएं। फिर उसके बाद में राजस्थान जो चैप्टर बना हुआ है, राजस्थान आयोग जो बना हुआ है, वो प्रवासियों को जोड़ने का एक मतलब क्या है कि कार्य भी कर रहे हैं। मैं उनसे भी जुड़ा, अजमेरा जी से मैं काफी बार मिला, अभी भी मैं मेरियोट में अजमेरा जी मेरे साथ में थे, मैंने उनको ये प्रस्ताव भी रखा कि आप जो राजस्थान प्रवासी जितने भी लोग हैं, उनको अपने वतन से जोड़ने के लिए आप वहाँ पे कोई कॉलोनी डेवलप कीजिए, उन लोगों को कुछ बुलाइए या उनके कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे कीजिए, उन लोगों को कुछ वहाँ के डेवलपमेंट्स के बारे में बताइए। तो हम लोग आज भी इंटरेस्टेड हैं कि अपने वतन के लिए या वहाँ के ऊपर उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए या उनको विकसित करने के लिए जितना भी हमसे सहयोग हो, हम लोग हमेशा उसके लिए आतुर रहेंगे। तो रमेश जी, आपने हमारे दर्शक मित्रों के साथ और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर की और अपना कीमती टाइम हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।